नेहरू वॉज द वर्स्ट डिजास्टर टू एवर एट इंडिया। दोस्तों ये उस आर्टिकल का टाइटल है जो फेमस मैगजीन आउटलुक इंडिया में पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल के सूत्रधार थे फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स डब्ल्यू माइकल्स। ये वही माइकल्स है जिन्होंने ब्रिटिश रूल के आखिरी दौर में न्यू दिल्ली में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल या यूपीआई की नींव रखने के साथ साथ लगभग 4 दशक तक लियोन फोर्ब्स मैगजीन की भूमिका निभाई। साथ ही इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी की एसोसिएशन की न्यूज रिपोर्ट भी दुनिया के सामने रखी, जो आज भी दुनिया की 100 ग्रेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट ऑल ऑफ टाइम की लिस्ट में शामिल है। गांधी और नेहरू से लेकर 21st सेंचुरी के इस भारत को अपने आंखों के सामने जीवन देखने वाले माइकल्स ने आउटलुक इंडिया केस में बोला कि किस तरह नेहरू के पीएम बनने से भारत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची। अगर ऐसा ना होता तो आज भारत कुछ और होता। अगर हम माइकल जैसे लियोन और सीनियर जर्नलिस्ट की बातों को दरकिनार कर भी दे तो काफी समय से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन और करंट इम्पावर बीजेपी भी इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि यदि जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम ना होते तो आज भारत आज इससे भी ज्यादा बेहतर परिस्थिति में होता। जब इससे उलझ ये फैक्ट है कि 1964 में जब नेहरू इस दुनिया को अलविदा कहा तब इकोनॉमिस्ट ने फ्रंट पेज पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये आर्टिकल पब्लिश किया था और इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें मेक इन मॉडरेट इंडिया के अंदर संबोधित किया था। यही नहीं, आज भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ देश में मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये सब कह के उनके लेगेसी के बारे में रॉन्ग नैरेटिव रिप्रेजेंटेटिव किया जा रहा है ताकि पॉलिटिकल माइनॉरिटीज के लिए भारत के इतिहास में उनके अमूल्य योगदान मिटाया जा सके। अगर आज हम इन कई सुनी बातों को खुद यक्ष प्रश्न के प्रगटान करते हैं कि वाकई जवाहरलाल नेहरू भारत के रोस्ट पीएम थे या फिर इंडिया के नेशनल बिल्डर, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हीरो थे या फिर भारत का सबसे बड़ा अरोड़ा। तो चलिए आज हम जवाहरलाल नेहरू के लेगेसी के बारे में जानते हैं ताकि इस प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब ढूंढ सके। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है विजय और आपका स्वागत है प्रॉपर मैटर्स यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम इस डिस्कशन को शुरू करें। दोस्तों 1945 के अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही ये बात साफ होने लगा था कि भारत में ब्रिटिश राज बस कुछ ही दिनों की मेहमान है और अब चाहे वो कितना भी पाव घसीटे 16 और लेटर भारत को आजादी मिलकर ही रहेगी। 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली जीत से सबको ये बात समझ आने लगा था कि अब जो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर उसके शीर्ष पर होगा वही भारत की कमान संभालेगा। 1940 में राजमार्ग सेशन के बाद से ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर मौलाना अब्दुल कलाम आजादी स्थापित थे। अब्दुल कलाम चाहते थे कि 1946 में एक बार फिर उन्हें ही कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए जिससे वह फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया को डी फैक्ट लीडर बन सके। इस बात का इशारा हमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में भी देखने को मिलता है। 20th अप्रैल 1946 को ही महात्मा गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पसंद जवाहरलाल नेहरू को पक्ष में रख दी। ऐसा करने के साथ ही कांग्रेस और उसका सब दिग्गज भी नेहरू को ही अपना वफी नेता चुनने लगे। गांधी जी की पसंद जानते हुए भी कांग्रेस और देश के फ्यूचर लीडर चुनने की बात हो तो 15 प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सामने रखा, जबकि बाकी 3 ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। किसी भी कम्युनिटी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना पक्ष में नहीं रखा, वोट नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबका यही मानना था कि न्यूली फॉर्म पाकिस्तान लिविंग ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड और न्यूली इमर्ज इंडिया को साथ रखने की काबिलियत केवल सरदार पटेल में है। जैसे ये बात गांधी ने नेहरू से साझा की तो इन्होंने फ्यूचर इंडिया गवर्नमेंट में सेकंड लीड की पोजीशन एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने पटेल को नेहरू के लिए देश और कांग्रेस में अपनी पोजीशन खाली करने का अनुरोध। जब बाद में अपने बारे में गांधी जी से पूछा गया तो उनका कहना था कि नेहरू की ग्लोबल लेवल पर एक अलग पहचान है जो फ्यूचर इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स में उसकी हेल्प करेगी। वही सरदार पटेल भारत में रहकर उसके लिए काम करेंगे। ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ये दोनों मिलकर सरकार की बैलगाड़ी को एक साथ खींचने वाले 2 बैलों का काम करेंगे। जबकि इस बारे में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी अपने किताब में लिखते हैं कि गांधी वंस अगेन सैक्रिफाइस इंटरेस्टेड लेफ्टिनेंट फॉर द शेक ऑफ ग्लैमरस। नेहरू इन्होंने वंस अगेन 1929, 1937 और 1946 की कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखकर किया था, क्योंकि इन सभी मौकों पर गांधी जी ने इंटरनेशनल से पटेल को कांग्रेस के प्रेसिडेंट की कुर्सी नेहरू को पक्ष में छोड़नी पड़ी। गांधी जी के आग्रह पर पटेल ने उन्हें असली इलेक्शन के बाद भी भारत का पहला पीएम पद के लिए अपना नाम निःशुल्क खुद वापस लेकर होम मिनिस्टर के पास स्वीकार कर लिया। और नेहरू के मोस्ट सिंपैथिक बायोग्राफर माइकल ब्रेचर भी लिखते हैं, इफ गांधी हैड नो इंटरवेंटेड पटेल वुड हैव बीन द फर्स्ट डी फैक्टो प्रीमियर ऑफ इन 1946-47 द सरदार वाज रॉब्ड ऑफ द प्राइज एंड इट रैंक। ऐसे में हम कह सकते हैं कि
ही नेहरू को भारत में पीएम का पद भी गांधी जी की सिफारिश से मिला था। पर ये तो कहानी का एक पक्ष हुआ, असल सवाल ये है क्या वाकई वो इस पद का हकदार थे। खैर पीएम के पद पर नेहरू बैठ तो गए, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी समस्या उनके इंतजार कर रही थी। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर गद्दी संभालते ही जवाहरलाल नेहरू के लिए 500 से ज्यादा रियासतों में फैले भारत के एक सूत्र में पिरोने का चुनौती सामने रखी, जिस जिम्मेदारी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेखूबी निभाई। लेकिन आज जिस कश्मीर और पीओके के कॉम्प्लेक्स के इशू को हम देख रहे हैं, उसे उलझाने में पीएम नेहरू का ही हाथ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एसोसिएशन के बाद इंडियन आर्मी पाकिस्तान की ओर से कश्मीर घाटी में घुसे पाक आर्मी बैक सो कॉल्ड ट्राइबल टेररिस्ट को भारत से खदेड़ना शुरू किया। तब पटेल से ज्यादा एक्सपर्ट यही रहे थे, इंडियन आर्मी को पहले पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए। एक बार 15 अगस्त 1947 बॉर्डर तक इंडियन टेरिटरी को हासिल करने के बाद ही यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन नेहरू इसके उलझ तुरंत ही यूनाइटेड नेशन में अप्रूवल डायल कर दी। नतीजा ये हुआ, उस समय के रिस्पेक्टफुली कंट्रोलिंग टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही सीज फायर करके एलओसी निर्धारित कर दी। इसी वजह से पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से को कब्जाने में कामयाब हुआ। लेकिन नेहरू के ओर से ये ब्लेंडर केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं था, बल्कि उनके ही ओर से ब्लेंडर एक हैदराबाद में भी होने वाला था। 1947 बैच के आईएएस के नायर फील टू एनीबडी में बोलते हैं कि जब पटेल ने हैदराबाद और पूरे पाकिस्तान नजम अली उस्मान अली खान को उसकी पर्सनल आर्मी रजाकर्स के चंगुल से छुड़ाने का प्रोपोजल कालीबात मीटिंग में रखा, तब नेहरू ने उसमें भी रोड़े डालने का काम किया। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक इम्पोर्टेंट मेंबर के मुंशी अपने किताब में बोलते हैं कि कैसे हैदराबाद में बिगड़ते हालातों के बीच भी नेहरू मिलिट्री इंटरवेंशन और ऑपोजिशन के पक्ष में नहीं था। वो वह भी यूएन के थ्रू इंटरवेंशन करना चाहते थे। जैसे वो कश्मीर में गए थे और यह सब इसलिए ताकि वो वर्ल्ड प्रेस में खुद को सो कॉल्ड सेकुलर और प्रो मुस्लिम दिखाना चाहते थे, जबकि ये बात स्टैब्लिश थी कि लोकल सेंटिमेंट और प्रैक्टिकल के अगेंस्ट जाकर हैदराबाद के निजाम या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे या तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। यही नहीं, वीपी ने अपने किताब में द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट में हैदराबाद के पॉलिटिशियन की स्पीच भी कोट करते हैं, जिसमें पॉलिटिशियन का कहना था कि यदि डोमिनेंस ने हैदराबाद में पैर रखा तो वह 150 मिलियन हिंदुओं के एसेस्ट या तो बोन्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगी। ऐसे में सरदार पटेल ने नेहरू के अगेंस्ट जाकर हैदराबाद में आर्मी इंटरवेंशन किया। नतीजा ये हुआ कि पॉलिटिशियन सरेंडर किया और हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। हालांकि नेहरू के हैदराबाद में इंटेंशन को लेकर हेजिटेंस ग्लोबल इमेज को लेकर था। वो नहीं चाहते थे कि भारत जैसे न्यूली इमर्जेंट मिशन की गलत तस्वीर दुनिया के सामने जाए, जिसमें उसे नॉन सेकुलर नेशन की तरह पेंट करने की कोशिश की जाए। मगर आज की स्थिति में आप खुद सोच कर देखिए, यदि कश्मीर वाली यूएन में जाने की गलती भारत के हैदराबाद में भी रिपीट होती तो आज साउथ इंडिया क्या होता। दोस्तों, आपने ग्वादर पोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा। पाकिस्तान की वही ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के सीपीसी प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यह क्यों इम्पोर्टेंट है? इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जिसके चलते चाइना यहाँ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। मगर क्या आप जानते हैं 1947 में ग्वादर पोर्ट ओमान सुल्तान के अंडर हुआ करता था, जो इंडिया पाक पार्टीशन के बाद इसे भारत को देना चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जो कि उस समय ग्वादर एक सिंह पोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं था। साथ ही नेहरू ने उस समय पीएम के साथ साथ भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के कार्यभार भी संभाल रहे थे। नेहरू ग्वादर की इंपोर्टेंस और पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को समझने में बड़ी भूल कर दी। रिजल्ट ये हुआ कि 1948 में ओमान ने ये पोर्ट पाकिस्तान को बेच दिया। वही कुछ स्कॉलर्स ये क्लेम करते हैं कि अगस्त 1950 में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के स्थान में भारत को परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर दे रहा था, लेकिन यूएस की ओर से इस तरह से कोई ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं किया गया था। लेकिन अनऑफिशियली चैनल और पर्दे के पीछे चलने वाली वार्तालाप के बीच इसके जिक्र हमें उस दौरान यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेशन कर रही थी विजय लक्ष्मी पंडित के अपने भाई पीएम नेहरू को लेकर लेटर में भी देखने को मिलता है। लेकिन नेहरू ने इस पॉसिबल ऑफर को कैटेगरी डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि उस समय चाइना से भारत के संबंध और ग्लोबल लेवल पर यूएन के रन में इक्वालिटी के रूप में स्टेब्लिशमेंट को प्रेफरेंस दे रहे थे, जबकि यूएस के ऐसे ऑफर को मानने का ये होता चाइना से दूरी और हमेशा के लिए सोवियत यूनियन के सोशलिज्म के वजह यूएन और उसके कैपिटलिज्म से दोस्ती। इसके कारण के लिए आइडियलिस्ट नेहरू रेडी नहीं थे। उस समय पावर्स के बीच सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के वॉर क्लब का पॉड नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आज की स्थिति में फिर से सोच कर देखिए, उस समय भारत ने भी चाणक्य नीति से काम लिया होता तो आज
आज ग्लोबल लेवल पर भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बन चुका होता। साथ ही चाइना यूएन में भारत का रेजोल्यूशन को ब्लॉक ना कर रहे हो। खैर, अगर हम भारत के एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की बात माने तो उस तरह का एक यूएन ऑफिशियल ऑफर नेपाल के कालिम किंग से 1950 में भी आया था, जब उन्होंने नेपाल को भारत में शामिल करने की इच्छा जता दी। मगर तब भी नेहरू ही थे जिन्होंने आइडियल का हवाला देते हुए उनका ये प्रस्ताव टुकरा दिया था। इस तरह फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी महाराजा क्रिश बोलते हैं, जब मिडनाइट 1915 में जब बात की भनक पड़ी कि चाइना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, तब बैलेंस ऑफ पावर के लिए उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए भारत का हेल्प का प्रस्ताव किया था, जिससे एक बार नेहरू ने माइंडसेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसकी भूल का सबक भारत को अपने आने वाले साल में देखने वाला था। भारत ने 1949 में पीपल ऑफ चाइना एस्टेब्लिश के साथ ही उससे अपने संबंध मधुर करने की कोशिश शुरू कर दी थी। यही कारण थी कि 1954 में दोनों देशों के बीच हुए पंचशील एग्रीमेंट होते ही हिंदी चलिए भाई भाई का नाम आम हो गया। लेकिन इस बैकटॉप में दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने से लेकर अरुणाचल में इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री इशू के हवाला देते हुए 1962 में चाइना ने भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध छेड़ दिया, जिसके लिए नेहरू के नेतृत्व में भारत रेडी नहीं था और उसने नेहरू को नॉन अलाइंड मूव में चाइना को फ्रेंडली स्टेट मानने की पॉलिसी को धज्जियां उड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि चाइना सीमा पार करते हुए भारत के काफी अंदर तक घुस गया। हालांकि उस समय भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपनी जान का परवाह ना करते हुए जल्दी चाइना को पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश की। लेकिन उस समय पीएम नेहरू के लिए ये कितना बड़ा स्ट्रेटजी फेलियर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संकट की घड़ी में वो चाइना आर्मी के द्वारा बोमडीला को कैप्चर करते ही 20 नवंबर 1962 के दिन ऑल इंडिया रेडियो पर अगर ऑलमोस्ट रोते हुए केवल माई हार्ट कोर्स ऑफ पीपल ऑफ असम कह पाते हैं। हालांकि चाइना के भारत के इस फेलियर का एक बड़ा कारण तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर एंड पीएम नेहरू के दोस्त वीके कृष्णन मेनन भी थे, जिन्होंने भारत के डिफेंस को मजबूत करने की ध्यान नहीं दिया। जबकि 1960s के आते ही बहुत से ग्राउंड लेवल मिलिट्री ऑफिसर और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बॉर्डर के नजदीक चाइना के बढ़ते मिलिट्री को लेकर सरकार को आग्रह करते रहे। नतीजा ये हुआ कि युद्ध में भारत को चाइना के साथ हार का मुंह देखना पड़ा। ये तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है। चाइना की तरफ नेहरू की झुकाव बड़ी वजह पाकिस्तान से बढ़ते हुए रिश्ते भी थे। ऐसे में किसी भी शर्त पर चाइना के साथ लगे अपने फ्रेंड पर पीक्स बनाए रखने चाहते थे। मगर नेहरू इस सभी मिसकैलकुलेशन और फेलियर्स के लिए बहुत से स्कॉलर्स उनको ऑटो कॉलर्स को भी जिम्मेदार ठहराने लगे। तो दोस्तों, आपको ये सब सुन के आपके मन में भी यही ख्याल आया होगा कि वाकई ही जवाहरलाल नेहरू भारत के लिए एक नाइटमेयर थे? तो जवाब है नहीं। हाँ, बात तो सही है कि जवाहरलाल नेहरू के कुछ फैसले विरासत थे जो अगर ना लिए होते तो आज भारत का रूप कुछ और होता। लेकिन लगभग 17 साल के अपने लंबे टेंडर में किसी भी लीडर के लिए 100% सही फैसला लेना आसान नहीं है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तब भारत के इस दौर में भारत के पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं थी। वो दुनिया के सबसे बड़ी डाइवर्स डेमोक्रेसी के रूप में अपना कदम पहली बार रख रहे थे। इसमें कुछ कदम गलत भी पड़ जाए तो नेहरू के लीडरशिप पे हम पूरी तरह साइडलाइन शायद नहीं कर सकते। ऐसे में अक्सर पीएम नेहरू के लेगेसी को साइडलाइन करने के लिए उनका एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल को टारगेट किया जाता है। ये बात सही है कि नेहरू वेल्दी एंड पॉलिटिकली फैमिली से आते हैं। ये बात ये भी सही है कि उनको काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका भी मिला और इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपना पहचान अपने पिता मोतीलाल नेहरू की वजह से ही मिला है। लेकिन 1921 से लेकर 1945 तक यानी 24 साल तक उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस में अपनी भूमिका से 12 डेज से लेकर 1041 डेज तक के 9 टर्म्स जेल में काटे हैं, जिनके अगर जोड़ दिया जाए तो 3059 डेज होते हैं, यानी जीवन काल के लगभग 9 साल। ये नेहरू थे जिन्होंने 1928 में सबसे पहले कांग्रेस में टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की मांग रखी, जिससे 1929 को लाहौर सेक्शन में नेहरू के अध्यक्षता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। जब तब महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए डोमिनेंस स्टेटस की मांग रखी। 13 दिसंबर 1946 को उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रखी गई। खैर, इस बात को भी निकारा नहीं जा सकता कि इसमें जवाहरलाल नेहरू के एक अलग भूमिका है और इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ ही अगर हम नेहरू एरा का बीच जाने वाले लगभग 6 दशक बाद उनके रोल को जज ही कर रहे हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि विभाजन के इस हालातों में हमें भी आजादी मिली थी। उनके 1 साल हमें आजादी मिली और 1 साल के अंदर महात्मा गांधी को भी खोया था। इस बीच सबकी यही मानना है कि न्यूली इमर्ज इंडिया को कई हिस्सों में बढ़ जाएंगे। टनली से बांधे रखने वाले है कौन? यही नहीं, पटेल वर्सेस नेहरू के डिबेट हम अक्सर देखते हैं। अगर हम उसे भी ऑब्जेक्टिवली देखें अगर तो भारत में अपने लौह पुरुष सरदार पटेल को इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन में ही खो दिया था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इन हालातों के बीच भी इतने बड़े देश को बांधे रख। साथ ही
ही इसका डेमोग्राफी सेटअप और सेकुलर फैब्रिक को भी संभाले रख, वरना भारत के साथ आजाद हुए पाकिस्तान में मिलिटेंसी, क्विट और कॉन्स्टिट्यूशनली का दौर अगले दशक में ही शुरू हो गया था। 1949 में जिस तरह चाइना में सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, सिविल वॉर देखने को मिले, लेकिन भारत इस बीच भी स्थिर बना रहा। आज हम भले ही नेहरू को इकोनॉमिक मॉडल को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन हम ये बात नकारे नहीं जा सकती, रिच रेस पा तो एक बेटर ऑप्शन चूज करना हमेशा आसान दिखाई देता है। मगर सच तो ये है, जिस तरह बिलो 20% लिटरेसी रेट, भूखमरी, पार्टीशन, इकोनॉमी स्टेरिफिकेशन इत्यादि जैसे समस्या के बीच भी भारत आजाद हुआ, तब उसके बाद सेक्युलरिज्म और गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट मॉडल को फॉलो करते हुए अलावा शायद दूसरा असर था ही नहीं। उसके पास कोई और सिमिलर नेशन की सक्सेस स्टोरी नहीं थी। उसे अपनी राह खुद देखनी पड़ती थी, अपनी गलतियां खुद करनी थी और अपने सही फैसले खुद लेने होंगे। साथ ही नेहरू के चाइना और पाकिस्तान के साथ हुए मिसकैलकुलेशन उनके आइडियलिस्टिक फॉरेन मिनिस्टर का रिजल्ट। नेहरू न्यूली डिपेंडेंट इंडिया को ग्लोबल पैरामीटर के अंदर ही स्टैब्लिश करना चाहते थे ताकि उनके ग्लोबल इमेज इनहेंस हो सके। यही कि न्यूली इमर्ज नेशन को पाकिस्तान के साथ फुल ऑन वॉर में ढकेलने की बजाय वो यूएन में जाने का फैसला किया। वही चाइना के अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी इसलिए हो रही थी ताकि भारत अपने पड़ोस में शांति बहाल रख सके, लेकिन यूएन और चाइना दोनों ही नेहरू को निराश किया। और इसी तरह देश में हायर एजुकेशन इंश्योर करने के लिए 1950 में आईआईटी, 1955 में नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1956 में एम्स और 1961 में आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट भी नींव रखी गई। इनकी अहमियत खुद ही जानते हैं। साइंस एंड टेक के फील्ड में भी डीआरडीओ और इसरो के एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्रिएट करते हुए, जिसमें देश के पहले एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा और थोम्बा से छोड़ा गया था। लेकिन ग्लोबल के फ्रंट पेज में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नेहरू ही थे जिनके लीडरशिप में भारत को 1950 में इलेक्शन कमीशन मिली, जिसकी पार्शियली आज भी बरकरार है। साथ ही देश की इकोनॉमिक फूड सफिशिएंसी को साथ साथ पुश देने के लिए न कि केवल 5 इयर्स प्लान पर एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया गया, बल्कि यूएस और उसके जैसे दोनों ग्लोबल सुपर पावर की मदद से देश में डैम से लेकर पीएसयूएस तक स्टैब्लिश की गई। और इसमें वाकरानंगल डैम, एलआईसी, ओएनजीसी इंडियन शामिल है, जो आज भारत के महारथ। ऐसे में चाहे भारत का डेमोग्राफिक सेटअप हो, सेकुलर फैब्रिक हो या फिर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक हो, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब हमें नेहरूवियन एरा में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में सिक्के के दोनों पहलू को देखा जाए तो आप कमेंट करके ये बताइए नेहरू कैसे पीएम थे, क्योंकि शायद इसका एक ही जवाब नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप किसको बड़ा मानते हैं, आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो हम यही विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।